बीती रात जयपुर के करणी विहार इलाके में हुई चाकूबाजी मामले में अपडेट यह है कि इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिए जाने की सूचना है। करणी विहार इलाके में शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा था। खीर वितरण और खेल के साथ संघ के स्वयंसेवक जय घोष भी लगा रहे थे, जिसके बाद से कुछ असामाजिक तत्वों से कहासुनी के बाद झगड़ा वहां पर शुरू हो गया। झगड़े में संघ के 7 से 8 लोगों को चोटें आई हैं। सूचना पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह और विधायक गोपाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे। जो लोग घायल थे उनका हालचाल जाना। आपको दूसरी तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है। पहली तस्वीरों में जो 7 से 8 लोग घायल हैं, उसमें से 3-4 लोगों को ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं। और जो सबसे तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर करणी विहार इलाके में जो मंदिर था, जहां पर संघ के द्वारा वहां पर कार्यक्रम किया जा रहा था, कुछ असामाजिक तत्वों को उससे ऐतराज हुआ, उसके बाद झगड़ा पनपा। वो तस्वीरें पुलिस जाब्ता जब मौजूद थी, रात का समय था। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जैसा कि आप बता भी रहे थे, लेकिन अभी और क्या जानकारी? जो लोग घायल हैं उनकी हालत कैसे है? पूरे घटनाक्रम में जो करीब 10 लोगों की चाकूबाजी में चोटें आई थी, उनमें से 4 लोगों को एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। विष्णु, मैं आपको रोकना चाहूंगी। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी जी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कैसे आप इस मामले को देख रहे हैं अरुण जी? दुर्भाग्यपूर्ण घटना पूर्ण तरीके से मंदिर के प्रांगण में कुछ लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम मना रहे थे। उस समय कुछ लोगों ने आकर के हथियारों के साथ उनके ऊपर हमला किया। और मैं कह सकता हूँ कि इस तरह की घटना जयपुर में शांतिपूर्ण वातावरण, इस तरह कुछ लोग जो इस तरह का वातावरण खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इस घटना में कुल 8 लोग ऐसे, 6 लोग एसएमएस में भर्ती हुए, 2-3 जने धनवंतरी में भर्ती, और 6 के डीप शार्प रूटेड इंजरीज हैं, जो कोई शार्प वीपन से, किसी धारदार हथियार से हमला हुआ है। ऐसा बताते हैं कि चाकू उनके पास था, चाकू से हमले किए हैं। और 6 के काफी गंभीर उनके चोटें आई हैं, काफी गहरे घाव उनके लगे। अरुण जी, आप पुलिस प्रशासन से बात भी की, आपको क्या लग रहा है कि इंटेंशनली ये टारगेट किया गया है, या इस तरह से लगातार राजस्थान में जो असामाजिक तत्वों के द्वारा ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं, वो मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं? निश्चित रूप से ये बात है कि ये योजनाबद्ध तरीके से सारा हमला किया गया है। कि जो स्पष्ट रूप से दिखता है कि कहीं लाठी और चाकू और हथियारों के साथ आए थे, वो अचानक नहीं हो सकता, योजनाबद्ध तरीके से आए और केवल भजन कीर्तन कर रहे। और वहाँ खीर एक बन रही थी, शरद पूर्णिमा कार्यक्रम था, उनके ऊपर हमला किया। और जिस तरह से हमला किया गया है, मेरे को भी सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए लगभग 50 साल हो गए, और इस तरह की घटनाएं जो इस तरह के घायल किए गए, तो मैं कह सकता हूँ कि पूरी योजनाबद्ध तरीके से उसने किया है। पुलिस की जानकारी, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी जो उनके ऊपर भी पुलिस अपना है, तो उनको भी गिरफ्तार करने के लिए काम कर लिया। ऐसा मेरा पुलिस प्रशासन बाकी उनका हमने 2 को तुरंत गिरफ्तार कर लिया, बाकी के ऊपर भी आ जाए। आपको लग रहा है कि पुलिस की भी लापरवाही कहीं आई है इसमें, क्योंकि हर साल शरद पूर्णिमा उस मंदिर में करणी विहार में मनाया जाता है? मुझे लगता है कि कहीं पुलिस के द्वारा लापरवाही नहीं, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको उनको गिरफ्तार किया है। ये बात जरूर है कि उस समय वहाँ जो लोग इकट्ठे हुए थे इस घटना का विरोध करने के लिए, स्थानीय और सारी लोग, उनके ऊपर मुझे बताया गया कि उनको लाठीचार्ज किया गया। कि मैं उस घटना के समय पहुंचा, पहली प्राथमिकता थी कि अस्पताल पहुंच के इलाज कराने का, 10 बजे पहुंचा था तुरंत ही, और उनका हम उसमें लगे। पता चला वो, और मंदिर के प्रांगण में भी तो पुलिस को लोग जूते पहन के गए। तो इस तरह की जो घटना हुई, इस तरह के वातावरण में लाठीचार्ज और जूते पहन के जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस के अधिकारियों को इनका संज्ञान लेना चाहिए, इस तरह की चीज। बहुत शुक्रिया अरुण जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। विष्णु हमारे साथ, हमारे संवाददाता कनेक्ट है। विष्णु, क्योंकि आप बता रहे थे कि 2 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया, नसीब चौधरी, और जो दूसरा है वो कौन है? खबर ये भी आ रही है कि नसीब चौधरी और उसके बेटे को हिरासत में लिया गया है। विष्णु, बिल्कुल, देखिए, कल इस घटनाक्रम के बाद में ये सामने आया था कि इस पूरे हमले में जो अभी अरुण चतुर्वेदी जी बता भी रहे थे कि सुनियोजित तरीके से हमला किया गया था, प्लानिंग के साथ हमला किया गया था, ऐसा वो बता रहे थे। तो नसीब चौधरी और उसके बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आज संभवतः गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा पूछताछ के बाद में। हथियार जो बरामदगी है वो भी करनी बाकी रहेगी। लेकिन खास बात यह है कि हर साल, यानी राजस्थान की बात करें, जयपुर की बात करें, तो हर साल विजयादशमी उत्सव के बाद में संघ के स्वयंसेवकों की ओर से खीर का जो कार्यक्रम किया जाता है, जिसको शरद पूर्णिमा उत्सव भी कहा जाता है। और वैसा ही जो उत्सव था, शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम था,
वो करनी विहार इलाके में निम्बार्क नगर के स्वयंसेवकों के द्वारा वहां पर मैदान में किया जा रहा था। दशहरा मैदान में शिव मंदिर में प्रोग्राम चल रहा था, हनुमान चालीसा कर रहे थे, जागरण कर रहे थे, खेल भी खेल रहे थे। और इसी बीच नसीब चौधरी को आपत्ति इस पर हुई। उसके बाद में वो आता है, वहां पर चाकूबाजी जम के करता है। एक के पास में लाठी भी थी, वहां लाठियों से भी हमला किया जाता है। लेकिन जो अब तक घायल जो हुए 8 सदस्य वे सभी चाकूबाजी में घायल हुए, ताबड़तोड़ चाकू मारना शुरू किया मैदान में। अच्छा विष्णु, मैं आपको रोकना चाहूंगी, ये बताइए कि कितने चाकू, कितने हथियार बरामद किए गए हैं? नसीब चौधरी और उसका बेटा उस समय प्रेजेंट था, उसके साथ कितने लोग और थे? देखिए, जो कल रात तक की अपडेट्स थी, देर रात तक की अपडेट्स थी, उसमें सिर्फ नसीब चौधरी और उसके बेटे की बात होने की सामने आई थी। अब उसमें क्या कोई और भी लोग शामिल है जो उकसाने का काम कर रहे थे या फिर पीछे से मतलब बैक सपोर्ट कर रहे थे, उन सबको पुलिस चिन्हित करेगी। लेकिन इसके लिए पूछताछ होना बहुत जरूरी है और वही पूछताछ करनी विहार थाना पुलिस उच्च अधिकारी आज नसीब चौधरी से कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। और उसके बाद ही आइडेंटिफाई हो पाएगा कि आखिरकार कितने लोग इस सुनियोजित तरीके से प्लानिंग में शामिल थे। जी, और कितने हथियार बरामद किए गए? देखिए, अभी हथियारों में लाठी और चाकू या धार अन्य चाकू का उपयोग होने की बात सामने आई है। जो प्रत्यक्षदर्शी वहां मौजूद थे, जो हमले में घायल हुए, उनका कहना था कि चाकू से हमला किया गया है। तो चाकू बरामद करने गया, लेकिन गिरफ्तारी पहले जरूरी होती है। हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तारी होगी, उसके बाद ही पूछताछ के आधार पर चाकू को भी रिकवर किया जाएगा। जी, अच्छा विष्णु, ये रात में ही नसीब चौधरी उसके बेटे की गिरफ्तारी हो गई, क्या अभी तक कुछ घंटे 5-6 घंटे लगभग बीत चुके हैं, पुलिस से कुछ बातचीत हुई है, कुछ उनसे पूछताछ की गई हो, बताया हो उन्होंने कि किस बात से उनको दिक्कत हुई, जो चाकूबाजी की इतनी बड़ी घटना को 2 लोगों ने अंजाम दे दिया, 8-10 लोग घायल हो गए? देखिए, उसमें अभी तक कल रात तक अधिकारियों को यही कहना था, क्योंकि सब लोग सुबह 4-5 बजे तक जाग रहे थे। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में लगी हुई थी, समझाइश में लगी हुई थी, क्योंकि कल रात को एकदम से तनाव बहुत जबरदस्त हो गया था इस चाकूबाजी के बाद। पहला ऐसा जयपुर में मौका होगा जबकि संघ के स्वयंसेवकों के ऊपर शरद पूर्णिमा उत्सव पर इतनी मतलब बड़ी तेजी के साथ में चाकूबाजी हुई, 8 लोग 10 लोग घायल हुए। ऐसा पहला मौका जयपुर में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, करनी विहार में शरद पूर्णिमा के दिन मंदिर में जागरण का कार्यक्रम कहीं ना कहीं आरएसएस की तरफ था, कुछ असामाजिक तत्वों को इससे ऐतराज हुआ, उसके बाद चाकूबाजी घटना में 7 से 8 लोग घायल भी हुए। खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है, इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 7 सीटों पर आज से नामांकन शुरू हो जाएगा। 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन होंगे। 25 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नॉमिनेशन की डेडलाइन है। 30 अक्टूबर तक नॉमिनेशंस वापस लिए जा सकेंगे। तो जो लोग अपना नामांकन भरे होंगे, वो नाम वापस लेने की जो तिथि है, जो तारीख है, वो 30 अक्टूबर है। 25 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक आप नॉमिनेशन कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। समय जो है नामांकन की वो 11 बजे से 3 बजे तक है। तो जैसे ही 7 सीटों पर राजस्थान के उपचुनाव का डेट डिक्लेयर हुआ चुनाव आयोग के द्वारा, वैसे ही राजस्थान में उन जिलों में आचार संहिता लग गई। नॉमिनेशंस के नामांकन कब कब होंगे वो आपको एक बार फिर से बता देते हैं। 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। 7 सीटों पर नामांकन शुरू हो चुका है। 25 अक्टूबर को 3 बजे तक, दोपहर के 3 बजे तक नॉमिनेशंस होंगे। 30 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकेंगे ये नाम। अरबाज संवाददाता इस खबर पर फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। अरबाज, नामांकन की तिथि भी आ चुकी है, अब तो हलचल और तेज। 7 सीटों पर किसको चुना जाएगा और किसके नाम सेलेक्ट किए जाएंगे ताकि जीत दर्ज हो? अरबाज जी बिल्कुल, देखिए सभी जो सियासी जमातें हैं जिताऊ उम्मीदवारों पर ध्यान देंगी और आज 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी। 25 तारीख तक जो है 3 बजे तक दोपहर तक नामांकन किए जा सकेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में जो भी उम्मीदवार बनना चाहते हैं वो एक जो फॉर्मेट है उसमें अपना जो नामांकन पत्र है जिला निर्वाचन अधिकारी को दे सकेंगे और जो कलेक्टेड जिले हैं वहीं पर इनके नामांकन प्रस्तुत होंगे। वहां पर प्रस्तुत करने के साथ में इसमें जो स्क्रूटनी है वो की जाएगी, नाम वापस लेने का समय दिया जाएगा। ऐसे में जो सियासी जमातें हैं वो कोशिश करेंगे एक दूसरे पर दाव पेश रखते हुए अपना बेहतर उम्मीदवार पेश करें जो चुनाव है उपचुनाव प्रदेश के जीत दर्ज करें। बहुत शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर।
और इस बीच श्रीगंगानगर से बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। होटल में छापेमारी के दौरान एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में 10 युवती भी शामिल है। पीटा एक्ट में आरोपी को गिरफ्तार किए गए हैं। तो एक बड़ा पर्दाफाश, सेक्स रैकेट का जो धड़ल्ले से काम हो रहा था, पुलिस को जैसे ही सूचना लगी वैसे ही सीधे इनको गिरफ्तार किया गया है। पीटा एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो बता दें 15 लोगों में जो गिरफ्तार हैं उसमें से 10 युवतियां हैं। पेटा एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट होता है। अनैतिक देह व्यापार को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया है और इस कानून के तहत सार्वजनिक या किसी और जगह पर देह व्यापार करना गैर कानूनी और इस कानून के तहत ही देह व्यापार करने वाली महिला को 3 से 6 महीने की जेल और जुर्माना हो सकता है। ग्राहक को भी अलग अलग सजा हो सकती है। अगर कोई महिला 18 साल से कम उम्र की हो तो ग्राहक को 7 से 10 साल की जेल हो सकती है। अगर किसी को 1 से ज्यादा बार पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माने की राशि और जेल की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो इन सब के ऊपर पेटा एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है, मामला दर्ज किया गया और इसके तहत इनकी गिरफ्तारी हो गई है। आरोपियों में 10 महिलाएं हैं। तो देखिए श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, सेक्स रैकेट का जो काम धड़ल्ले से किया जाता था, जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की होटल में, जिसमें 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये सीधे तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें 10 युवतियां शामिल हैं। तो होटल में छापेमारी के दौरान 15 लोग गिरफ्तार। पेटा एक्ट क्या होता है जिसके तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है वो भी हमने आपको बताया। आरोपियों में 10 युवतियां शामिल हैं और देर रात पुलिस ने देखिए ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया है पुलिस के द्वारा। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आप देखिए, होटल में छापेमारी के दौरान 15 लोगों की गिरफ्तारी जिसमें 10 युवतियां शामिल हैं। पेटा एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 15 लोगों की गिरफ्तारी। होटल में छापेमारी के दौरान जहां धड़ल्ले से सेक्स रैकेट का काम किया जा रहा था, पुलिस को जैसे सूचना लगी वैसे ही छापेमारी की और वहां पर पुलिस को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें 15 लोगों में सिर्फ और सिर्फ 10 महिलाएं हैं। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर। और अब बड़ी खबर उदयपुर से आपको बता रहा है, आदमखोर लेपर्ड को गोली मारी गई है। बड़ी खबर आपको, आदमखोर लेपर्ड को मारी गई है गोली। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 8 लोगों का कर चुका था यह शिकार। मदार इलाके में मारी गई है आदमखोर को गोली। बड़ी खबर, उदयपुर में जो आतंक था पैंथर का अब वो खत्म हो चुका है। ये पैंथर 8 लोगों का शिकार कर चुका है और मदार इलाके में आदमखोर लेपर्ड को गोली मार दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कपिल फोन लाइन पर कनेक्ट है। आखिरकार इसका जो आतंक था कपिल, ये मान सकते हैं अब खत्म हो चुका लेपर्ड का? बिल्कुल, देखिए जो हमारे पुख्ता सूत्र बता रहे हैं कि देर रात, क्योंकि कल एक महिला की ओर शिकार किया था और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी इलाज के दौरान। उसके बाद ग्रामीणों में और ज्यादा आक्रोश व्याप्त हो गया कि 1 महीने से लगातार वन विभाग की ओर जो अन्य टीमें हैं वो प्रयास कर रही है लेकिन सफलता नहीं मिल रही है लेपर्ड को ढूंढने की। ऐसे में कल रात को नई रणनीति बनाई गई और मदार इलाके में जहां पर महिला पर हमला किया गया था वहां पर जो वन विभाग की टीम थी, पुलिस की टीम थी, उन्होंने पूरा जाल बिछाया और जाल बिछाते हुए रात को बताया जा रहा है कि देर रात को एक बार फिर पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला और उसी समय जो वन विभाग की, पुलिस की और अन्य जो टीमें थी उन्होंने लेपर्ड को शूट कर दिया है। और जो इस इलाके में जिस लेपर्ड का मूवमेंट था वो बताया जा रहा है कि वो वही आदमखोर लेपर्ड था जो कि पिछले 1 महीने में गोगुंदा इलाके में ही 8 शिकार कर चुका है। तो ये माना जा रहा है कि जो आदमखोर लेपर्ड का आतंक था वो इस शूट आउट के साथ में इस इलाके में खत्म हो जाएगा, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो इंसानी शिकार है वो ये लेपर्ड करता हुआ नजर आ रहा था। जी, इसका मतलब कि
पहले ही क्योंकि शूट आउट के ऑर्डर्स दिए गए थे, जैसे दिखे वैसे गोली मार दी जाए। पहले तो पिंजरे में कैद करने की बात थी, अगर पिंजरे में ना कैद आए तो शूट आउट किया जाए। किस तरह से इसकी प्लानिंग लगभग की गई थी, और यही वो है कपिल जिसने शिकार किया था, ये मान ले, या अभी जांच वाच होगी तब पता चलेगा कि यही आदमखोर है? पिछले 1 महीने से लगातार जो प्रयास हैं लेपर्ड को पकड़ने के वो किए जा रहे हैं। गोगुंदा इलाके में एक के बाद एक हमले किए गए और कुल 8 लोगों का शिकार गोगुंदा इलाके में ही लेपर्ड ने कर लिया। फिलहाल अनुभव के आधार पर वन विभाग की टीम यही मान रही है कि जो आदमखोर लेपर्ड है उसी को गोली मारी गई है। हालांकि इसकी पुष्टि जो वन विभाग की टीम पोस्टमार्टम के बाद में जो सैंपल लेगी उसकी जांच करवाने के साथ में ही ये पुष्टि करेगी कि क्या यही लेपर्ड जो है वो मैन ईटर लेपर्ड है जो कि इंसानों का शिकार कर रहा था। लेकिन फिलहाल प्राथमिक तौर पर वन विभाग के अधिकारियों के जो अनुभव जंगली जानवरों से जुड़े हुए हैं वो यही बता रहे हैं कि वो जो रेस्क्यू जो लेपर्ड था, आदमखोर लेपर्ड, वो यही लेपर्ड है और इसी को पूरी रणनीति के साथ में रात को घेरा गया और घेरने के साथ ही इसे गोली मारी गई। तो फिलहाल ये माना जाएगा कि वही लेपर्ड है, लेकिन ये कोशिश की जाएगी कि जो इसके सैंपल हैं उसे फॉरेंसिक लैब में भेजे जाएं और उससे और कंफर्म किया जाए कि जो वन विभाग का अनुभव बता रहा है वो यही अनुभव, इसमें कितनी सच्चाई है कि जो लेपर्ड मारा गया वो वही आदमखोर लेपर्ड है। जी चलिए, ये तो सैंपल आने के बाद पता चल पाएगा कपिल, लेकिन ये राहत की बात जरूर है, लेपर्ड एक मारा गया है, संतुष्टि होनी जरूरी है। ग्रामीणों में जो भय फैला हुआ था, मदार इलाके में जो गोली मारी गई है वो इलाका कैसा है कपिल? देखिए, फिलहाल क्योंकि इस इलाके में काफी सारे लेपर्ड हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लेपर्ड जो हैं वो मैन ईटर हैं, नरभक्षी हो चुके हैं। हाँ। तो वन विभाग की भी ये प्रयास था कि वो यदि किसी लेपर्ड को मारे तो वो इस बात की अधिकांशतः पुष्टि कर पाए कि वो आदमखोर लेपर्ड ही मारा गया जो कि लगातार इंसानों पर हमले कर रहा था। और यही वजह है कि इतना समय लगा है। आप देखिए, 1 महीने से गोगुंदा इलाके में जो वन विभाग की टीम, आर्मी की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन, राजस्व विभाग की टीम, लगातार अलग अलग टीमें जो है वो जुटी रही। अब जो पिछला 1 अक्टूबर को जो हमला हुआ था राठौड़ों का गुड़ा में, वो और मदार का जो इलाका जहां पर 2 दिन पहले 2 महिलाओं में हमला हुआ जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, इस इलाके में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। पहाड़ी इलाकों से अगर हम इसका डिस्टेंस देखेंगे तो बहुत कम है और एक लेपर्ड की टेरिटरी के रूप में वही लेपर्ड जो है वो इस इलाके में विचरण कर सकता है, इतना लंबा विचरण कर सकता है। तो इसी के आधार पर मदार इलाके में नई रणनीति बनाई गई, इस पूरे इलाके को घेर लिया गया था, अलग अलग जगह पिंजरे लगाए गए कि प्राथमिक तौर पर ये कोशिश की जाएगी कि यदि लेपर्ड पिंजरे में कैद हो जाता है तो उसे पहले पकड़ा जाए। लेकिन लेपर्ड पिंजरे में कैद नहीं हुआ और ऐसे में वो शूटर के निशाने पर आ गया और उसे शूट किया गया। तो फिलहाल जो अनुभव है उसके आधार पर यही जानकारी सामने है कि वन विभाग की टीम ने जिस लेपर्ड को मारा है ये वही आदमखोर लेपर्ड है जो कि इस इलाके में लगातार एक के बाद एक हमले कर रहा था और इंसानों के शिकार कर रहा था। जी ओके, कब तक सैंपल की जो रिपोर्ट है वो कब तक आ पाएगी कपिल? देखिए, फिलहाल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाएगी। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद में जो सैंपल लिए जाएंगे उसे फॉरेंसिक लैब में भेजे जाएंगे। इसमें तकरीबन 8 से 10 दिन और 1 महीना तक भी लग सकता है क्योंकि पिछले जो 4 लेपर्ड वन विभाग के पिंजरे में कैद हुए थे, उन पिंजरों में जो लेपर्ड कैद हुए थे वो लेपर्ड जो है वो उनकी जो फॉरेंसिक लैब में उनकी जो जांच के सैंपल भेजे गए थे उनकी भी रिपोर्ट अभी तक वन विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इसमें समय लग सकता है, लेकिन प्राइमरी तौर पर जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मंगाने की कोशिश की जाएगी जिससे ये एश्योर किया जा सके कि जिस लेपर्ड को गोली मारी गई है ये वही लेपर्ड है जो कि लगातार इंसानों पर हमले कर रहा था, मैन ईटर हो चुका था। और ये पुष्टि होने के बाद ही वन विभाग और ग्रामीणों में जो आतंक फैला हुआ है, जो एक डर का माहौल फैला हुआ है, उससे कहीं न कहीं राहत मिलेगी। अच्छा, अभी भी क्या, क्योंकि जो इलाका है मदार इलाका गोगुंदा के आसपास ही ये पाया जाता है कपिल, दूसरी बात ये कि क्योंकि अब एक लेपर्ड को शूट आउट किया जा रहा है, अनुभव के आधार पर वन विभाग के अधिकारी ये बता रहे हैं कि वही आदमखोर है, तो क्या अभी भी वहां पर सतर्कता उसी तरह बरती जाएगी, केजेस उसी तरह लगाए जाएंगे, क्या हटा लिए जाएंगे, क्या है आगे? बिल्कुल, देखिए, फिलहाल
जो वन विभाग की टीम है पूरी तरह से लापरवाही नहीं बरतेगी। हालांकि जो वन विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनके सूत्रों के अनुसार ये माना जा रहा है, वे लोग इस बात को लेकर पूरी तरह एश्योर है कि जो लेपर्ड जो वन विभाग की टीम द्वारा जिस लेपर्ड को मारा गया है वो वही लेपर्ड है जो कि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से हमला कर रहा था। लेकिन ये पूरी तरह से एश्योर होने के बाद ही वन विभाग की टीम अपने पूरे जाब्ते को वहां से हटाएगी। हो सकता है कुछ दिन और जो जाब्ता है उसे इन इलाकों में। ठीक है कपिल, बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए अब बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के बहराइच से बताते चले, जहां पर एनकाउंटर में घायल हुए बहराइच हिंसा के दोनों आरोपी ऑपरेशन के बाद खतरे से बाहर हैं। दोनों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। बताते ये भी चले कि बहराइच में एहतियातन चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात किए गए हैं। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके साथ ही हिंसा अगजनी में 50 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। तो एनकाउंटर में घायल आरोपियों का ऑपरेशन हुआ है, खतरे से बाहर है और अब इनको वार्ड में शिफ्ट करा दिया गया। लेकिन अभी भी बहराइच में जगह जगह पर पुलिस जाब्ता तैनात है क्योंकि हिंसा काफी ज्यादा बढ़ गई थी और एक व्यक्ति की मौत के बाद से ये जो हिंसा थी वो और ज्यादा, क्योंकि झंडा को लेकर और वहां पर मूर्ति विसर्जन को लेकर जिस तरह से वहां पर 2 गुटों में जमकर बवाल हुआ, आगजनी की गई, गोलियां चलाई गई, एक व्यक्ति घायल हुआ, एक व्यक्ति की मौत हुई। उसके बाद से जो लोग हैं दूसरे साइड के वो और ज्यादा आक्रोशित हो गए, सड़क पर आ गए। पुलिस जाब्ता तैनात होने के बाद भी इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई बहराइच में। लेकिन अभी फिलहाल मामला शांत है और इसमें 2 जो आरोपी थे उसका एनकाउंटर किया गया है, उनका ऑपरेशन कराया गया। अब वो खतरे से बाहर है, उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। हिंसा आगजनी में 50 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। द्वारा 5 मुख्य अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। इनमें से 2 जो हैं मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम मर्डर में यूज होने वाला वेपन रिकवर कर लेगी। उसी के दौरान इन्होंने इस वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, पुलिस पे फायर किया। अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग में इनको भी गोली लगी है, ये घायल हुए हैं। इनको पुलिस ने उपचार के लिए पहुंचा दिया है। अन्य 3 भी हमारी हिरासत में है। 5 अभियुक्तों को आज औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया।